अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सजाद बजाज स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन की तरफ से एक बार फिर आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने एक ख़ास मेहमान को दावत दी है इस प्रोग्राम में, इस एपिसोड में। ये खेल के मैदान से हैं, एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है, अपने स्पोर्ट्स में जानी जाते हैं और इनका मुकाम इंटरनेशनल लेवल पर भी सराहा गया है। तो हम डायरेक्टली उनके साथ रब्ता कायम करेंगे जो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। ये पर्सनैलिटी जो है ये बिल्किस मीर है। आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से ये खबरों में रही है फॉर हर परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जो इनका अपना पेशा है स्पोर्ट्स में। बिल्कि जी, आपका खैर मकदम है स्ट्रेट टॉक शो में। तो हम शुक्रिया। स्टार्ट करेंगे, आपसे जानना चाहेंगे आप किस खेल की माहिर हैं वाटर स्पोर्ट्स में। मेरा जो खेल है इवेंट है जी कयाकिंग कैनोइंग। कयाकिंग कैनोइंग ये एक कैनेडियन गेम है और इसमें तीन तरह के कैटेगरी के बोट्स जी। होते हैं। और इसमें वाइल्ड वाटर का होता है इवेंट और फ्लैट वाटर में होता है। इसमें एक बोट होता है और वो बोट जो होता है वो कार्बन का बना हुआ होता है जिसका ओके। सिर्फ महज 12 kg वेट वेट होता होता है। है। और उसमें पाइडल होता है डबल ब्लेड वाला, जिसमें सिटिंग पुशन होता है, वो कयाक है। और जिसमें नीलिंग पुशन होती है उसमें सिंगल ब्लेड होता है, उसको कैनो बोला जाता है। जी। कयाक में तीन कैटेगरी के बोट्स हैं। K1 दैट इज कयाक सिंगल, जिसमें ओके। एक खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है। K2 जिसमें 2 खिलाड़ी होते। K4 जिसमें 4 खिलाड़ी होते। वैसे ही कैनो में भी C1 सिंगल, C2 डबल, C4 जो 4 खिलाड़ी बैठते हैं। ये गेम जैसे आपने अक्सर देखा होगा, एथलेटिक में एक स्ट्रेट कोर्स बनता है, लाइनें बनती और अपनी लाइन में एथलीट को दौड़ना होता है। जी। वैसे ही इसमें पानी में रेस कोर्स बनता है और उसमें बाज़ाब्ता 9 लाइन्स का कोर्स बनता है और वो स्ट्रेट रेस से होती है। ऑफिशियल डिस्टेंस इसका जो है 1000 मीटर, 500 मीटर एंड 200 मीटर। ये गेम कनाडा में स्टार्ट हुई थी 1924 में और ओके। 1936 में ये ओलंपिक प्रोग्राम में आई और हमारी कंट्री में ये 1985 में आया ये गेम। 85 में आया। यस। तो मुझे आप बताइए कि आप इस खेल से कैसे जुड़ी, अपना सफ़र बताइए कि जब आप स्कूल में थी, अपना चाइल्डहुड बताइए, आप कैसे अट्रैक्ट हुई इस गेम से जो कि पॉपुलर गेम एट ऑल नहीं थी यहाँ पे। जब मैंने स्पोर्ट्स में कदम रखा तब हमारे रियासत में स्पोर्ट्स का नामो निशान नहीं था। जी। इट वॉज नॉट ओनली कायाकिंग कैनोइंग, बाकी भी गेमें, बाकी भी वो 90s की बात, जब 98 की बात करते हैं तब स्पोर्ट्स कल्चर हमारी रियासत में नहीं था। लेकिन फुटबॉल काफ़ी पॉपुलर फुटबॉल गेम थी। पॉपुलर था बट वहाँ पर भी मेल ज़्यादा मेल पार्टिसिपेशन। डोमिनेटेड हाँ, था। लड़कियों के लिए यही बोलते थे कशिर पठ सु साजलोंगा आसान गिंदान या कबड्डी या खो खो, वैसी गेमें अक्सर बोली जाती थी। फुटबॉल में भी तब 90s की जब बात करेंगे लड़कियां उतनी नहीं थी। और जहाँ तक बात रही मैं इस गेम में कैसे आई, मेरी फ्रेंड थी सुरैया अमीन जो नेहरू पार्क में रहती थी, पानी के बिल्कुल नज़दीक रहती थी। जी। वो इस स्पोर्ट्स में जाती थी बट मैं खुद एक बॉक्सर बनना चाहती थी ओके। क्योंकि मुझे ना वो अल्लाह ताला ने वो जो नेचुरल स्ट्रेंथ था वो पहले से ही जैसे मेरे पास था। एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला आप मेरे साथ आओगे नेहरू पार्क। तो ये नेहरू पार्क वर्ड सुनकर ही दिमाग में आया चलो घूमने जाएंगे। तो इसी टूरिस्ट स्पॉट टूरिस्ट था, स्पॉट है, घूमने चलो, फिरने की और जगह थी। आइलैंड है, देखेंगे कैसा है वगैरह। जब मैं वहाँ पहुँचती तो वहाँ पर हमारे इंस्ट्रक्टर उमर रफ़ीक साहब थे। उसने मुझे बोला आप क्या करने आए यहाँ पर। मैंने बोला मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ। उसने मुझे बोला कि यहाँ कोई वेट करने के लिए नहीं आता है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या आप इस बोट में उतर जाइए या तो पार्क में जाकर बैठ जाइए। ओके। बट मैंने यूनिफॉर्म डाली थी। कल्चर हमारा वैसा नहीं था कि लड़की
गार्डन में बैठे और वो भी यूनिफॉर्म पहन स्कूल के यूनिफॉर्म। स्कूल, उसको गलत नजरिए से देखते थे। मैंने बोला उससे अच्छा कि मैं इसी बोट में देखूं क्या है। तो मेरे पास मतलब कोई चेंजिंग कपड़े नहीं था, कुछ भी नहीं था, और स्विमिंग का तो मुझे पता ही नहीं था, कुछ भी नहीं। मुझे एक लाइफ जैकेट दिया गया और इस बोट 5 नंबर बोट में मुझे बिठाया गया। जब मैं बैठी मुझे लगा ये एक आम नाव होगी जिसमें पैडल। जब मैं बैठी तो गिर रही हूँ, कैप्साइज हो रहा है। ऐसे मेरे साथ 50 टाइम्स हो रहा है और मैं इस बोट में नहीं बैठ पा रही हूँ। बट मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं इस बोट में नहीं बैठ पा रही हूँ। तो उठकर गई तो मैंने बोला ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है। बट दिमाग में यही था कि नहीं, एक बार इस बोट में बैलेंस करना है। ये जाकर जब मैं माइंड में आपको एक चैलेंज आया कि मुझे स्टेबल रहना है इसमें। मुझे नहीं पता था कि ये गेम है, नेशनल है, स्टेट है, कुछ भी नहीं। बस एक चैलेंज मैंने लिया कि सर्वाइव करना है, बैलेंस करना है। मुझसे क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे बचपन से ही ना वो चैलेंजेस लेने का ये था। तो जब मैं घर पहुंची और पूरा यूनिफॉर्म गीला था और अच्छी खासी, किस क्लास में थी उस वक्त? मैं 6th में पढ़ती थी। ओके। और अच्छी खासी डांट माँ ने दे दी। अपने स्कूल का नाम भी आप लीजिए, किस स्कूल? ऐसे मॉडर्न स्कूल बरबशाह में था। ओके। तो जब मैं घर पहुंची तो बहुत ज़बरदस्त माहौल घर में बना और चारों ओर मुझे डांट रहे। मैं सोच रही मैंने क्या किया, ऐसा क्या हुआ। तो माँ ने बोला कल से इसका स्कूल बंद करो। बिलीव मी सर, मैं जब इसी रात को जब सोती हूँ मुझे सपना आ रहा है। सपने मुझे ये आ रहा है कि मैं इसी 5 नंबर बोट में पूरे डल का चक्कर कर रही हूँ और फास्ट पैडलिंग कर रही हूँ। अगले दिन जब स्कूल पहुंची तो वो जो बच्चे को होता ना बेचैनी, बेकरारी, वो मुझे हो रहा कि 3 बजे मैं जाऊं प्रैक्टिस। और ये सिलसिला जारी रहा लगभग 1 महीना। मैंने कुछ ट्यूशन क्लासेस बंक किए, बट वहाँ प्रैक्टिस करने जाती थी। और इतने में जब मैंने 1 महीना इसमें बैलेंस किया, प्रैक्टिस किया, मुझे ये गेम बहुत घर वालों को पता थी कि आप जा रही हो प्रैक्टिस के लिए? बीच में पता था, बीच में नहीं। अच्छा, ठीक। मतलब छुप छुप कर जाना, क्योंकि मैं तब घर वालों को या समाज को नहीं दोष दूंगी, क्योंकि हमारे समाज में स्पोर्ट्स कल्चर नहीं था, स्पोर्ट्स की बेस नहीं पता था, और मेरे सामने कोई रोल मॉडल नहीं था तब स्पोर्ट्स में, जिसको हम जब किसी भी फील्ड में रोल मॉडल होता है तो आसान हो जाता है कि मुझे ऐसे बनना है। तो उसके बाद 1 महीने के बाद, लगभग 2 महीने के बाद जश्न डल हो रहा था। ओके। ये कब की बात है? ये 98 की बात है। 98, हाँ, 98 की बात है। जश्न डल हुआ, उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया 500 मीटर में। ओके। मुझे एक छोटी सी ट्रॉफी मिल रही है और 1500 रुपए। मुझे याद है जब मैं घर पहुंची, ट्रॉफी को तो एक्सेप्ट किया, बट ये पैसा कहाँ से लाया, उस पे भी डांट। और अगले दिन माँ मेरी पहुंची वहाँ पर नेहरू पार्क, बिकॉज हमारे घर में बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था। अगर हम आज कुछ बने हैं, लाइक जो स्ट्रेंथ हमारी माँ ने दी, जो वो डिसिप्लिन वाली लाइफ, हर एक चीज़ में देखना, हर एक ऑब्जर्वेशन, चाहे वो हमारी पढ़ाई थी, चाहे वो मेरा स्पोर्ट्स था। तो जब माँ को वहाँ मुबारकबाद सबने दे दी तो माँ ने बोला, उसको लग रहा था कि जब मैं ये मेडल पहला, जो ये मुझे मोटिवेशन मिला, यहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मेरा लेवल कुछ और है, मैं अब इसको एज अ प्रोफेशन ले सकती हूँ। बट मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशानियों में थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसका फ्यूचर डार्क है। क्यों? क्योंकि अगर ये स्पोर्ट्स में जाएगी ये क्या करेगी। क्योंकि तब मुझे लगता है समाज में 2 ही प्रोफेशन थे जिसको प्रोफेशन माना जाता था, या डॉक्टर या इंजीनियर। बाकी जो भी स्पोर्ट्स था या ऐसा था, तो माँ बाप को भी लग रहा था नहीं, अगर मेरा बच्चा स्पोर्ट्स में गया टाइम ज़ाया होगा और इसका फ्यूचर डार्क है। और फिर समाज में भी
बातें उठने लगी जब मैं स्पोर्ट्स में गई, क्योंकि ये सफ़र मेरे घर के दरवाजे से स्टार्ट हुआ। इस स्पोर्ट्स में जब मैंने एंट्री ली। ओके। लेकिन जब आप तालीम हासिल कर रही थी, आपने कहा कि 98 में जश्न डाल हुआ, उसमें आपने 5th पोजीशन लाई, फर्स्ट प्लेस। आपको मेडल भी मिला, 1500 भी मिले। तो उस वक्त आप किस क्लास में पढ़ाई कर रही थी? 6th क्लास। 98 में आप 6th क्लास में। हाँ, ठीक है। उसके बाद जब ये मैं छोटी थी, क्योंकि मैंने सब जूनियर लेवल से स्टार्ट किया है। फिर 98 में ही यहाँ पर नेशनल हुआ, उसी साल फिर नेशनल भी हुआ, नवंबर में हुआ। उसमें मेरा सिल्वर मेडल लगा। आपने स्टेट को रिप्रेजेंट किया? मैंने स्टेट को रिप्रेजेंट किया। और 99 में मैं मणिपुर गई। आई रिमेम्बर जब मैं पहली दफा ट्रेन में बैठी। एज ए टीनेजर आपने इतनी नेशनल भी जल्दी खेला है? नहीं, बेसिकली क्या था, मैं सब जूनियर लेवल कैटेगरी में खेल रही थी। जैसे आपका अंडर 14 होता है, फिर अंडर 19 में जाते हो, फिर आप सीनियर में जाते। मेरा जो स्टार्ट हुआ दैट इज अ प्रॉपर सब जूनियर लेवल। ठीक, ऐसे एक स्टेप वाइज हुआ। फर्स्ट सेकंड स्टेप, जैसे राइट। जैसे मेरा स्पोर्ट्स जो स्टार्ट हुआ, ये जैसे बच्चे को नर्सरी में एडमिशन करते हैं ना, वैसे ही मेरा सब जूनियर लेवल से मेरा प्लेइंग करियर स्टार्ट हुआ। उसके बाद 99 में जब मैं मणिपुर गई पहली बार, आई वॉज द यंगेस्ट एथलीट, सबसे छोटी थी मैं। आई रिमेम्बर जब पहली बार ट्रेन में सफ़र करना था, और बहुत लंबा सफ़र था, और जब मुझे ट्रेन में बिठाया गया, और तब हमारा मतलब जब हम प्लेयर थे तब तो हमें स्लीपर क्लास में ही जाना पड़ता था। एंड आई रिमेम्बर जब मुझे बोला कि अब शाम को सोना है, मैं पूरे रात को रोई, बिकॉज मुझे लगा कि मुझे उस सांचे में भरी जहाँ मैं अब ख़त्म हो जाऊंगी। सो दिस वाज लाइक अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और फिर मैंने वो कंपटीशन मेरे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपटीशन था, नेशनल कंपटीशन। और वहाँ पर मुझे पता चला कि मेरा लेवल है आगे बढ़ने का। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आया, ट्रेनिंग एक्सपोजर बहुत मिला उस टाइम मुझे, और बाकी रियासतों से खेलना। एंड वो मेरे प्लेइंग करियर में एक टर्निंग पॉइंट था जब मैं मणिपुर से खेल कर आई। वहाँ मुझे मेडल नहीं मिला, बट मैं 4th रही। और एक्सपोजर मिला। 4th भी जब मैं रही तो दैट वाज फाइट फोटो फिनिश था। और वो 4th प्लेस मुझे आगे लाया। मुझे ये बताइए, आप कभी बोलते हैं ना हमेशा जीतना ही ये नहीं होता जो आपका मोराल बढ़े, कभी हार भी आपको बहुत आगे ले जाती है। वो मुझे लगा वहाँ पर। इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आपको एक्सपोजर मिला मणिपुर में। मुझे ये बताइए कि आपके घर में एक टर्मोइल सा हुआ था जब आप एज ए गर्ल चाइल्ड आपके घर से स्पोर्ट्स में आ गई, और वो भी ऐसी स्पोर्ट्स में जिसका कुछ नाम शाम एक्सपोजर नहीं था यहाँ के लोगों को, बच्चों को नहीं भेजते थे, और ख़ासकर लड़की को। तो वो टर्मोइल क्या था, वो स्टोरी हमें बताइए कि घर में आपके जो कज़िन्स थे, अंकल्स थे, कि उन्होंने रेजिस्ट किया था, लेकिन आपने वो कैसे ओवरकम किया? बेसिकली मैंने पहले ही जिक्र किया, ये जो सफ़र स्टार्ट हुआ ये घर के दरवाजे से ही हुआ जी। जब मैं स्पोर्ट्स में आई तब स्पोर्ट्स को दरबदरी की नज़रिए से देखते थे, और जब लड़की बाहर निकलती थी तो तब उसको भी गलत नज़रिए से देखते थे। 90s में चाहे वो कोई भी काम करे और वो ज़्यादा बाहर जाए, प्रैक्टिस करे, और उसमें मेरे समाज में, मेरे रिलेशन में बहुत सारे सवाल उठे। वो सवाल मुझ पे नहीं, मेरे माँ बाप पे ख़ास तौर, उनको उस टाइम बहुत कुछ सुनना पड़ा, क्योंकि ऐसी भी बातें हुई कि ये ख़ानदान का नाम ख़राब कर सकती है। बिकॉज़ मैंने पहले ही बोला, तब स्पोर्ट्स का विजन नहीं था, तब स्पोर्ट्स कल्चर था ही नहीं।
तो तब दो ही प्रोफेशन माने जाते थे। इवन हमारे ख़ानदान में भी ऐसा था कि लड़की को पढ़ाओ, या तो उसको शादी करो या तो उसको टीचिंग लाइन में भेजो। सही। स्पोर्ट्स एक ऐसा था कि मेरे माँ बाप, मेरे रिलेशन वालों को ऐसा लगा कि वो होता ना आसमान अच्छा, टूट पड़ना है। टूट पड़ना, ऐसा था वो। और आज भी वो एप्रिसिएशन वर्ड, जब एक खिलाड़ी निकलता है उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको एक एप्रिसिएशन चाहिए, शाबाशी चाहिए, मूव फॉरवर्ड। बट वो मेरे प्लेइंग करियर में मिस था तब जब मैंने एंट्री ले ली। मेरा प्लेइंग करियर स्ट्रगल भरा रहा। Who supported you in the family that time? इनिशियली जब पहली एंट्री थी तब कोई नहीं, बट जब मेरा वो खेलो National, हाँ। ये जश्न डल वाला मेडल आया, और जब मुझे अच्छी खासी डांट भी पड़ती थी और मैं रोती थी, फिर माँ ही एक बच्चे का दर्द समझती है, और मेरी माँ को लगा नहीं, मुझे मेरी बेटी को सपोर्ट करना चाहिए। वो जो मेडल मिला उसमें मेरी माँ का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा, और उसको लगा नहीं ये इस फील्ड में आगे कर सकती है, एंड शी सपोर्ट मी। ये तालीम पर कोई असर पड़ा आपकी इस स्पोर्ट्स एक्टिविटी से? बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आप जब स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन लेते हो, क्योंकि हमारे रियासत में आज भी वो चीज़ें, आज भी वो प्लानिंग नहीं है, वो दर्जा स्पोर्ट्स पर्सन को नहीं दिया जाता कि उसका एग्ज़ाम जैसे बाहर होता है, उसका जब एग्ज़ाम आता था उसको फिर रिलैक्सेशन दिया जाता था। आज भी हमारे यहाँ वो कल्चर नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता था, हमारा यहाँ जब एग्ज़ाम्स का टाइम रहता था दैट इज़ नवंबर दिसंबर, और हमारे जब नेशनल्स भी होते थे वो भी नवंबर दिसंबर में होते थे, तो वो एक चैलेंजिंग होता था। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन, जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हो, उसको रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। और बट मैंने एक टाइम टेबल, एक टारगेट अपनी जगह फिक्स करके रखा था कि मैंने स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई को भी ध्यान में रखना है। हाँ, मैं 90% स्टूडेंट उसमें नहीं हूँ, एवरेज स्टूडेंट रही हूँ, 70% उसमें आई हूँ, बट मैंने पढ़ाई से ज़्यादा इवन मेरी माँ बाप को भी, इवन मेरी माँ को भी जब मैं कोचिंग लेती थी तो वो मुझे बोलती थी मुझे आपका 70, 80, 90% नहीं चाहिए, मुझे आपका मेडल चाहिए। उसके लिए आप तैयारी करो। और मैंने स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन लिया, एज अ प्रोफेशन, बाज़ाब्ता मैंने इसको एज अ प्रोफेशन, सबसे ज़्यादा जो मैंने मेहनत की मैंने स्पोर्ट्स में किया। जब आपके प्रोफाइल को हम देखते हैं तो उसमें फॉरेन ट्रिप्स का काफ़ी ये मेंशन किया गया है कि यू हैव बीन ट्रेन्ड इन फॉरेन कंट्रीज़। अपनी फॉरेन कंट्रीज़ में कोचिंग के बारे में आप बताइए। सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने यूटी को लगभग 15 नेशनल्स में रिप्रेजेंट किया, 4 नेशनल गेम जो सबसे हाईएस्ट इवेंट माना जाता है, और मैंने अपनी कंट्री को वर्ल्ड कप 2009 जो हंगरी में हुआ एज ए एथलीट मैंने पार्टिसिपेट किया था, एज ए प्लेयर। उसमें मैंने सेमीफाइनल में पहुंची मैं, और 110 इंडिविजुअल K1 500 मीटर, और उसमें मैं फाइनल्स में पहुंची थी, जिसमें 110 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि ये जो स्पोर्ट्स है ये यूरोपियन डोमिनेटेड स्पोर्ट्स है। कनाडा से ही निकला है। इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हंगरी, जर्मनी आर द स्ट्रॉन्ग नेशंस। जहाँ तक ये तो मेरा प्लेइंग करियर रहा। उसके बाद जो मेरा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, मैं सिमल वाइज यूनिवर्सिटी की टॉपर स्टूडेंट रही। मैंने जो डिप्लोमा किया है, कोचिंग डिप्लोमा, वो मैंने सिमल वाइज यूनिवर्सिटी से किया, जिसके लिए मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पॉन्सर किया था वहाँ जाने के लिए। यूनिवर्सिटी कहाँ है, किस कंट्री? ये हंगरी में है। हंगरी में। ये वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है स्पोर्ट्स में। मैं वहाँ की टॉपर स्टूडेंट रही हूँ। मैंने पूरा जो डिप्लोमा है वो वहीं से हासिल किया है, और उसके बाद मैंने कंडीशनिंग एक्सपर्ट का जो कोर्स किया दैट यूके बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर मैंने बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में किया, और उसके बाद मैं 10 साल नेशनल टीम की कोच रही। नेशनल टीम की कोच रही मैं 10 साल। और जब मैं नेशनल टीम की कोच थी, मेरा सिर्फ वो होता है ना कि
मुझे हमेशा याद आता था कि मैंने जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना था। अच्छा, बैक होम। अदरवाइज मेरा जर्मनी में ऑफर आया था। मुझे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 3 ऑफर्स दिए, जो बहुत हैंडसम सैलरी जिन्होंने मुझे ऑफर किया, लाइक बहुत ज़बरदस्त सैलरी थी, 5 लाख 4 लाख ऐसा सैलरी पर मंथ का। बट वो दर्द कहीं ना कहीं था मुझे अंदर, जो स्ट्रगल मैंने किया, मैं वहाँ बदलाव लाऊं, मैं कुछ चेंज करूं। You wanted to contribute to your own state. Yes, मैं in your own field. in my own field because मैंने हर एक स्टेट के बच्चों को कोच किया। जो टैलेंट, जो पोटेंशियल मैंने कश्मीर में देखा शायद ही कहीं नहीं। और दूसरा, मैं लगभग 35 कंट्रीज़ में आज तक मैंने विज़िट किया है, चाहे वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, चाहे क्वालिफिकेशन ओलंपिक्स हो या बाकी टूर्नामेंट्स हो, इंडिया टीम के साथ एज अ कोच हो, एज अ एथलीट जो मैंने किया। मैंने नेचुरल जो वाटर फ्रंट्स हमारे कश्मीर में देखे, वी आर ब्लेस्ड सच वंडरफुल वाटर फ्रंट्स। तो यहाँ पोटेंशियल बहुत है, यहाँ प्रोफेशनल प्लानिंग की ज़रूरत है। यही मुझे मौका मिला कि नेहरू पार्क वाटर स्पोर्ट्स सेंटर को डेवलप करने के लिए 2013 में, और 2013 से लेकर 19 तक मैंने उसमें उस सेंटर को बनाने में दिन रात काम किया। वो जो ख्वाब होता है ना घर बनाने का, वही ख्वाब मेरा था कि यहाँ ऐसा सेंटर बने, जो मुश्किलात मैंने झेले वो हमारी आने वाली पीढ़ी ना झेले। और इसीलिए मैंने नेशनल कैंप छोड़ा और वापस कश्मीर आई, यहाँ की बच्चों की हैंड होल्डिंग चाहा मैंने करना। तो वो उस किसी हद तक मैं कामयाब हुई। 110 मेडल्स मैंने एज अ कोच दिए, और उन बच्चों को जो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, जिनको हैंड होल्डिंग की बहुत ज़रूरत थी, वही एक मेरा क्या बोलूँ मैं कि जब मुझे बाहर से ऑफर्स आते थे, वही मुझे रोकता था कि नहीं, ये बच्चे हैं, इनको हैंड होल्ड करना था। तो जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर आज है नेहरू पार्क में, मुझे मौका मिला 2013 में इसको अपने टेक्निकल इनपुट्स देना, फिर इसको बनाने का पूरा। ये किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है? ये जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर आता है। अभी मैं वहाँ नहीं हूँ, बट एक मौका मुझे मिला उस सेंटर को बनाने के लिए, और आई फील आई एम लकी दैट जो फैसिलिटी हमें नहीं मिली, उस फैसिलिटी को हमने यहाँ लाया। ठीक। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरे लिए, मेरे प्लेइंग करियर के लिए। अच्छा, फॉरेन टूर्स जो आपने किए, उसके बाद आप वापस घर आई, आपने कहा नहीं मुझे कश्मीर में ही कंट्रीब्यूट करना है, यहाँ के बच्चों को कोचिंग करनी है, उनको तैयार करना है बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो जब आपका ये ख्वाब यहाँ आपने स्टार्ट किया इसको पूरा करने का, तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको आई यहाँ पे? बहुत ज़्यादा चैलेंजेस मुझे आए, क्योंकि जब एक लड़की एक फील्ड में आती है, उसको टारगेट बनाना बड़ा आसान होता है इजीली, बट मैंने हिम्मत कभी नहीं हारी। मैंने बोला ना कि मैं अपने प्लेइंग कैरियर में बहुत टूटी, बट मैंने हार कभी नहीं मानी, क्योंकि मेरा यही मानना था कि मैंने मेरे यूटी के लिए कुछ करना है, मैंने कुछ मेरे देश के लिए करना है। क्योंकि इंसान बोलते हैं ना अक्सर, जिस पे कोई भरोसा ही नहीं करता ना, वही कमाल कर देते हैं। तो वही था कि मुझे यूटी में आना है, यहाँ के बच्चों को ट्रेन करना है। यहाँ के मेरा हमेशा ख्वाब रहा कि मैं जम्मू कश्मीर के वाटर स्पोर्ट्स को सिर्फ नेशनल में नहीं बल्कि वर्ल्ड मैप पे देखूं। तो वो जो स्ट्रगल भरा मेरा प्लेइंग करियर था, उस स्ट्रगल ने मुझे बहुत सॉलिड बनाया, और उस वजह से मेरा विजन बना कि नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए अगर प्रायोरिटी स्पोर्ट्स बन सकता है, दैट इज़ वाटर स्पोर्ट्स एंड विंटर स्पोर्ट्स, जहाँ पर यहाँ के बच्चे नेशनली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेल कर सकते हैं। देखिए, आपने एक कंसीव किया कॉन्सेप्ट, एक मुझे ये सेंटर बनाना है, मुझे यहाँ इस खेल को काफ़ी बढ़ावा देना है, लेकिन इसके लिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट में है, जो गवर्नेंस में है। तो आपको किसी सिस्टम के तहत ये करना पड़ा, किसी डिपार्टमेंट के तहत ये करना पड़ा, कि आप इंडिविजुअली तो ये नहीं कर सकते? नहीं, मैं एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट थी, और सबसे इम्पोर्टेंट वाटर स्पोर्ट्स में जो पीएम पैकेज आया, उसमें वाटर स्पोर्ट्स को बूस्ट मिला।
वो क्या पैकेज? जो पीएम का पैकेज आया था स्पोर्ट्स के लिए, अच्छा। उसमें ज़्यादातर क्रिकेट और फुटबॉल को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया गया। बट मुझे याद है तब के जो हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स नसीम जावेद चौधरी साहब थे, और जब हमारा प्रपोजल दिल्ली में चला गया, वहाँ पर पूरे इन अचीवमेंट्स को रखा गया। वाटर स्पोर्ट्स टाइम आपने कोई डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था एज एम्प्लॉई? I was first I was with Sports Authority of India, then I was with the Sports Council that time. अच्छा, ठीक। I was there working there. जब ये सेंटर बनाने का मुझे ये मिला, ख्याल आया। ये बनाने का मुझे आया, क्योंकि मैं नेशनल टीम से वापस आई। अच्छा। फिर मैं स्पोर्ट्स काउंसिल में मुझे लिया गया तब की गवर्नमेंट ने कि हमें इसके इनपुट चाहिए सो दैट वी कैन, बिकॉज कोई भी स्पोर्ट्स का बेस बनाने के लिए यू रिक्वायर्ड टेक्निकल इनपुट्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लकीली मुझे वो मौका मिला अपने टेक्निकल इनपुट्स देने के लिए। मेरा जो विजन था, मेरा जो एक्सपोजर था, जो मैं दूसरी कंट्रीज में देख कर आई, वो सारा इम्प्लीमेंट हमने यहाँ किया। मेरा रोड मैप पूरा गया, और पीएम पैकेज में जब हमने अपने अचीवमेंट्स को रखा गया था, वाटर स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स को, उसके बाद उसको अप्रूव किया गया। और तब के जो हमारे सेक्रेटरीज थे और उन्होंने पुश करके एक सेंटर हमने खड़ा कर दिया। अच्छा, ये पीएम पैकेज के तहत ही किया था? यस, पीएम पैकेज में इसको मिला था, वाटर स्पोर्ट्स को बड़ा बूस्ट मिला था। अच्छा, आप हमें बताइए कि अपनी कोचिंग कैरियर में एज ए प्लेयर आपने बोला, कोचिंग आपने जो ट्रेनिंग की है फॉरेन कंट्रीज़ में की है, इसके बाद आपको एक ज़बरदस्त ऑफ़र आई थी, यू रिप्रेजेंटेड इंडिया इन ओलंपिक्स, इसके बारे में हमें बताइए। That was a इट इज़ अ हिस्ट्री कि इंडिया से पहली बार कोई जूरी में जा रही है इंडिया की तरफ से, एंड वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इवन कश्मीर। तो इस सिलसिला कैसे हुआ? हाउ यू आर स्पॉटेड एंड पिक्ड फॉर द ओलंपिक्स? सबसे पहले जो आज अगर अभी देखा जाएगा मेरे प्लेइंग के 28 इयर्स ये कंप्लीट हो रहे हैं। ये 4 दिन का सफ़र नहीं है, 1 महीने का सफ़र नहीं है, 28 इयर्स, ऑलमोस्ट 3 डिकेड्स। वही, मतलब मेरी पूरी उम्र जो अभी मैं हूँ, लाइक आधी सारी, मुझे पहला मौका मिला था इंडोनेशिया में एज अ जज, एशियन गेम्स। उसके बाद चाइना एशियन गेम्स में मुझे मिला क्वालिफिकेशन। यस, मैंने किया, जज किया। और मुझे ओलंपिक्स में क्यों लिया गया? जब चाइना में एशियन गेम्स हो रहे थे, K4 की रेस आ रही थी, फाइनल आ रहा था, 9 बोट्स, आई वॉज अ चीफ फिनिश जज दैट टाइम देयर। तो 9 बोट एट अ टाइम आ गए, और वहाँ पर जो हमारे इंटरनेशनल बॉडी के ऑब्जर्वर्स थे, दे वर ऑल देयर। सो जब ये मैं जज कर रही थी, तो एक वो जो फोटो फिनिश था, सारे पैरेलल थे। एक ही, आप नहीं बोल सकते कौन फर्स्ट कौन सेकंड कौन, क्योंकि आपको फोटो फिनिश देखना है। बट विदाउट फोटो फिनिश जो मैंने नंबर दिया गया था, और वहाँ पर जो हमारे ICF के प्रेसिडेंट है थॉमस, मिस्टर थॉमस, ही सेड प्लीज शो मी योर रिजल्ट विदाउट फोटो फिनिश। आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने उसको रिजल्ट दिखाया, एंड दैट वॉज, वो करेक्ट था बिल्कुल, जो आपका मैच हो गया, जो फोटो फिनिश, लाइक जैसे, मतलब उनको भी डाउट था। जैसे कभी भी क्रिकेट में आपने देखा होगा तो थर्ड एम्पायर को बोलते हैं कि आप हमें बता दो, बट बिफोर दैट ऑफिशियली रिजल्ट्स को अनाउंस नहीं किया गया था। दे चेक माय एबिलिटी, क्रेडिबिलिटी की व्हाट शी हैज़ डन, और उसके बाद जब वो इस रिजल्ट को मैच किया गया, फोटो फिनिश थे, दैट वाज परफेक्ट, ऑल द 9 पोजीशन। इट वाज नॉट इजी, एशियन गेम्स चाइना में। तो उस बेसिस पे मुझे बोला गया शी इज़ द वन हु कैन रिप्रेजेंट इन ओलंपिक्स। और उसके बाद ये डायरेक्ट ओलंपिक्स में आपको नहीं लेते हैं। पहले मेरा एशियन चैम्पियनशिप में जो अचीवमेंट्स रहे, मतलब परफॉर्मेंस से ही, उसके बाद एशियन गेम्स में, उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स में, वर्ल्ड कप्स में, और उसके बाद जब हम क्वालिफाइंग राउंड के लिए मैं जापान गई थी एज अ जज, उसमें देन ओनली ओलंपिक्स, एंड इट वाज ड्रीम कम ट्रू। वहाँ बिल्किस नहीं, बल्कि मैं पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही थी,
पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, पूरे जम्मू कश्मीर की यूटी को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो भी उस गेम में जो यूरोपियन डोमिनेटेड गेम है, जहां आज तक चाहे वो एथलीट हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग में हो, यूरोपियन चाहे वो हंगरी, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वहाँ के ही रेफरीज और जजेस को रखा जा रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह now I'm in a top ranking in referee panel and judging panel in world. So ये मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे मुल्क के लिए बहुत खुशी की बात थी कि भारत के एक छोटे से स्टेट से लड़की निकलना, डल से सफ़र होना स्टार्ट और पेरिस तक ये पूरा किया। और मुझे यकीन था कि वो जो मेहनत हमने किया, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपको जब लोग जज करते हैं वो मेहनत उनको नहीं पता होता है कि कितना स्ट्रगल भरा पाथ रहता है, हर दिन नए नए चैलेंजेस रहते हैं, और जब आप उस पोडियम तक पहुंचते हैं वो जो सुकून होता है वो अलग ही होता है। अच्छा, उन दिनों ये भी सुनने में आया, एक न्यूज़ जब थी कि बिल्किस मीर को ओलंपिक के लिए जज मुकर्रर किया गया, शी हैज़ बीन इनवाइटेड इन द ओलंपिक्स, तो ये भी न्यूज़ आई थी कि यू आर नॉट अलाउड बाय द स्टेट टू गो। वो क्या चक्कर था? व्हाट वाज दैट? मुझे एनओसी नहीं मिला था और फाइनली मुझे क्योंकि मेरी 28 इयर्स की मेहनत थी, मैं इसको ऐसे ज़ाया होने नहीं देती, क्योंकि मेरा दिन रात, मैंने पहले ही बोला ना, वो दिन रात मैंने सिर्फ अगर पूरा फोकस किया, मैंने मेरी गेम पे किया, तब मुझे एनओसी नहीं मिला था। और फाइनली मुझे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा मुझे। और आई रिमेंबर, मुझे याद है जब मुझे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाइंग राउंड के लिए जाना था, मैं उस दिन मैंने अपना कोर्ट में मेरा हियरिंग हुई, 11 बजे मेरी हियरिंग हुई और मैं पूरे दिन कोर्ट में थी। शाम को मेरी फ़्लाइट थी 7 बजे जापान जाने के लिए। और वो जो पल था ना मेरे लिए कि जब आप मतलब आप सही होते हो, आपका कोई कसूर नहीं होता है, फिर भी आपको चुप रहना पड़ता है। और वो जो दर्द था, मतलब, और उसको सहना, बिलीव मी, आई कैन से कि आपने सब अचीव किया, सब कुछ होकर भी आप चुप रहते हो और आपको बिलीव रहता है जुडिशरी पे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मुझे रिलीफ मिला ऑनरेबल हाई कोर्ट से। और मुझे डायरेक्शन पे आपको फिर एनओसी मैं हाँ, मेरा 4 बजे, पहले 11 बजे मेरा केस उठा, फिर 4 बजे हियरिंग हुई और 4 बजे डिसीजन हुआ कि इसको दिया जाए, बिकॉज शी इज़ रिप्रेजेंटिंग कंट्री, इसको परमिशन देनी चाहिए। और मैं 7 बजे 5 बजे सीधे ही एयरपोर्ट कोर्ट से चली गई और जापान चली गई। ज़बरदस्त स्ट्रगल थी। तो जब आपने वहाँ रिप्रेजेंट किया, कोई ऐसी कहानी पेरिस की, अपनी एक्सपीरियंस हमारे नाज़रीन के साथ आप शेयर करो? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था। वुमेन जो हमारी गर्ल स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ पे, जो खेलती हैं लड़कियाँ, उनके लिए एक मैसेज होगी। मेरा जो ये ओलंपिक का सफ़र था, और जहाँ तक आपने बात की कि मुझे कोर्ट तक जाना पड़ा, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए। और एशिया में मैं पहली लड़की थी जो उस ओलंपिक्स में लिया गया, और डिसीजन मेकिंग में बहुत कम लड़कियों को लाया जाता था। और ये मैं बोलूँगी ना, देयर मे बी सेटबैक्स, फेलियर्स, यू नो, आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने हर स्ट्रगल को, हर उस ऑब्स्टिकल को एक चैलेंज लिया, पार करके आगे बढ़ी, और हर दिन मेरे लिए एक नई नई चुनौतियाँ होती थी। बट मैंने एक ही फ़ैसला अपनी जगह लिया था कि अगर मैं हारी, ये मेरी हार नहीं, ये उन सब लड़कियों की हार है जो मेरे बाद इस स्पोर्ट्स में आएंगे। तो मेरी बहनों से यही कहना चाहती हूँ
कि अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप पे भरोसा करो, और दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना कि जब आप अपने आप को बोलोगे ना, नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, वो बहुत बड़ी हार है आप में। बाहर की चुनौती आपको कुछ भी नहीं कर सकती, कितना भी माहौल नेगेटिव बने आपके लिए, जिस दिन आपने ठान लिया ना मैं करूंगी और मैं करके दिखाऊंगी, बिलीव मी, किसी कोई भी ऐसा ताकत आपको तोड़ नहीं सकता। अच्छा बिल्किस, जब आप वापस आई फ्रांस से, पेरिस से वापस आई, तो उस वक्त एक न्यूज़ फ्लैश हुई, आपके खिलाफ एफआईआर हुआ था। पहले हम ये बात करेंगे एफआईआर हुआ था, फिर कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया वो बाद में हम करेंगे। ये एफआईआर का मसला क्या था? मुझे ऐसी सिचुएशन में डाला गया कि मेरे से मेरा ख्वाब छीन लिया गया। वो ख्वाब जो मैंने हमेशा ये देखा कि मैंने मेरी नेशन को रिप्रेजेंट करना है, मैंने जम्मू कश्मीर को हाईएस्ट पोडियम तक लेना। एक एफआईआर हुआ था, आपको पता है, जो मेरी अपॉइंटमेंट पे ये हुआ कि मतलब मुझे कैसे जॉब मिला। और सबसे पहले मैं जो जॉब में लगी, दैट वाज SRO 349। ओके, SRO 349 होता है जिस भी बच्चे को मेडल आता है सीनियर नेशनल में, अंडर SRO 349 के तहत उसको जॉब मिलता है। ओके, तो उसी कैटेगरी में मैं जॉब में लगी थी। किस डिपार्टमेंट में? स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। तो उसमें मैं लगी, और मैं तब जॉब नहीं करना चाहती थी, बिलीव मी, मैं खेलना चाहती थी, मैं आगे बढ़ना चाहती थी। बट जब मैंने ये जॉब किया तो मुझे कहीं ना कहीं लगा ये मेरे में जंजीरें बनी। क्योंकि फिर आप डिपार्टमेंट्स में जब जाते हो तो आप एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं रहते, आपको रूल्स रेगुलेशन मिलते हैं। मुझे लगा था कि ये जॉब मुझे मेरी फाइनेंशियल कंडीशंस को थोड़ा हेल्प करेगा, मेरे घर को थोड़ा मदद करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल बहुत था, क्योंकि घर में भी बहुत सारी चीज़ें थी, और मैं चाहती थी मैं मेरे माँ बाप को हेल्प करूं, क्योंकि मेरा भाई नहीं है। मैं हमेशा यही सोच रही थी कि अपने माँ बाप को हेल्प करूं, और उसी वजह से मैंने नौकरी ज्वाइन किया। बट शायद मैंने उस टाइम गलत किया, मैंने नौकरी तब ज्वाइन की, नहीं करना चाहिए था, थोड़ा और खेलना चाहिए था मुझे। तो उस पे एक एफआईआर आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो उसका डिसीजन आया वो नहीं, एफआईआर आपको एक कैटेगरी के तहत मेरे अपॉइंटमेंट पे सवालात उठाए गए थे, और उसी पे एफआईआर दिया गया था। Then you challenged it in the court. Yes, 3 साल मैं कोर्ट में गई। 3 साल जब मेरा पहला आई रिमेम्बर फ्राइडे, जब मैं कोर्ट में पहले दिन, आई वॉज वेरी इमोशनल। बट मुझे यही दिमाग में था कि ये एक आपके लिए एक नया चैलेंज, नई स्ट्रगल, क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते करते आते हो ना तो आप बहुत स्ट्रांग होते हो। बिलीव मी, जो मैंने इन 3 सालों में सीखा, शायद मैंने वो 28 इयर्स में नहीं सीखा। जितना मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया इन 3 सालों में, शायद मैं वो 28 इयर्स में नहीं कर पाई। जो मेरे ओवरऑल, मैं सोच रही हूँ कि मतलब मेरा मानना है कि जब आपकी लाइफ में स्ट्रगल नहीं होगा और चर्चे नहीं होंगे, तब तक आप वो जो आपका टारगेट है ना, वो अचीव, वो जिद, और वो जो जिद होता है ना, फिर वो नहीं मुझे करना है, वो मुझे मेरे स्ट्रगल से मिला। और ये जो पूरा 2 साल मेरे रहे, ये बहुत चैलेंजिंग रहे। मैं टूटी तो बहुत, बट मेरे वेल विशर्स ने मुझे टूटने नहीं दिया, और मेरे हर एक जो मेरे साथ थे, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे टूटने नहीं दिया। और ये जो मेरा सफ़र था, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैं मानूंगी अपनी लाइफ में, इस स्ट्रगल को। क्योंकि मेरा ये भी मानना है, जब एक हार्ट पेशेंट वाला बेचारा होता है, जब उसको हार्ट में प्रॉब्लम आता है या कोई बीमार होता है, उसको जब हॉस्पिटल लिया जाता है, तो उसको अक्सर बोलते हैं कि भाई इसका ECG करो,
जब उसका ईसीजी करते हैं तो उसमें भी देखते हैं कि जब तक उसका ऊपर नीचे नहीं होता है तब तक वो अलाइव नहीं है। अगर वो भी स्ट्रेट होगा खत्म, वो खत्म। तो मेरा मानना है कि लाइफ में आप अगर डाउन आपको जिंदा रहना है तो स्ट्रगल आपको जिंदा आप रखेगी, डाउन फेस वो करेंगे। आपको आगे बढ़ाएगी, वो आपको पुश करेगी। और मुझे मेरा यही मानना है कि स्ट्रगल में जो मज़ा है उसके बाद जो आपकी जीत होती है वो अलग ही होती है। और मैंने ये पहले भी जिक्र किया, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जब आप सही होते हो फिर भी आपको चुप रहना पड़ता है, वो सबसे बड़ा पेनफुल होता है। मगर अगर आपने वो पेन बर्दाश्त की बर्दाश्त, you are done, you will defeat anyone, so that is very important. कोर्ट ने फिर डिसीजन भी दिया आपके फेवर में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह ताला का शुक्रिया करना चाहती हूँ और मेरे सारे वेल विशर्स का। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो मुझे दर्जा दिया, बिलीव मी, आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह अलमाइटी। और आई रिमेंबर द डे फर्स्ट जब मैं कोर्ट रूम में गई, आई वॉज वेरी इमोशनल। बट द लास्ट डे था, जब मेरा लास्ट डे था 2 साल के बाद, जब लास्ट हियरिंग, जब डिसीजन आया, वो दूसरी बिल्कि स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बनी, क्योंकि वो एक अलग दुनिया थी। मेरे प्लेइंग कैरियर से, मेरे प्लेइंग फील्ड से अलग एक एक्सपीरियंस, उसने मुझे बहुत कुछ सीख दी। और लाइफ में किसने किया था आपके खिलाफ? देयर वाज अ पर्सन्स, और अभी उसमें आपके डिपार्टमेंट में ही वो अभी शायद अभी सामने आएगा, क्योंकि कंप्लेन किया गया था। ओब्वियसली कंप्लेनर जो होगा उसको आना है सामने। तो आपको इस दौरान स्टेट की तरफ से कोई सपोर्ट मिला है, यहाँ के सिस्टम से? सपोर्ट जो मैं इन 3 सालों में जो मेरा सफ़र रहा है, उसमें मैं अकेली थी, कोई साथ नहीं था। क्योंकि मैंने बोला ना कि जब वो चीज़ हुई तो शायद बहुत सारे चीज़ें हुई। मैंने बोला ना, मेरा ख्वाब मेरे से छीना गया, जो मैंने सपना देखा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हार नहीं मानी। फिर भी मैंने एक टूटा फूटा बोट मेरे पास था, जो मेरा खुद की, मैं जब प्रैक्टिस करती थी उसी में मैंने मोहसिन अली जो अभी रिसेंटली गोल्ड मेडल लिया, मेडल लिया। और आई रिमेम्बर जब मेरा ये नवंबर में ये हादसा जब हुआ, उसके दूसरे दिन मैं उस पैडल की तरह देखना नहीं चाहती थी और उस बोट की तरह देखना नहीं चाहती थी। उस मतलब पूरा ना वो इंसान ना, क्योंकि जहाँ आपका सिंसियर एफर्ट्स होते फिर आपके साथ ऐसा होता तो इंसान टूट ही जाता। बट मैंने अपनी जगह ये बोला, क्या अगर आपको गिराया गया और आप गिर गई, उठ नहीं पाई, बिल्किस आप वो वक्त याद करो ना 90s वाला, जब आपने स्क्रैच से, जीरो से, ग्राउंड से स्टार्ट किया और आप ओलंपिक्स तक पहुंची। तो ये तो एक पार्ट है आपकी लाइफ का, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। वो मेरी अंदर से वो आवाज़ हुई कि बिल्किस तुम उठो, तुम डूबने के लिए पैदा नहीं हुई हो, तुम पैदा हुई हो तैरने के लिए। तुझे जाना है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर मैं उस टाइम टूटती, अगर उस टाइम मेरी हार होती, तो वो मेरी हार नहीं होती, वो उन सब लोगों की हार होती जो मेरे बाद इस स्पोर्ट्स में आकर इसको एज अ प्रोफेशन लेती। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरे पास कोई रोल मॉडल नहीं था जब मैं इस स्पोर्ट्स में आई। अल्हम्दुलिल्लाह ये 2 साल मुझे बहुत कुछ सीख दिया। और वो बोलते हैं ना, पतझड़ के बाद जो नए पत्ते आते हैं ना, अक्सर मैंने देखा कठिनाइयों, स्ट्रगल के बाद ही अच्छा वक्त आता है। सो आई बिलीव दैट, एंड अल्हम्दुलिल्लाह उस स्ट्रगल ने बिल्किस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया और शायद आज मैं आपके सामने ही खड़ी हूँ। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात प्रोग्राम में उस लड़के से बात की जिसको आपने कोच किया है। व्हाट वर द फीलिंग्स एट दैट टाइम? बहुत मैं बोलूँगी कि मतलब ऐसा फील जो मेरा
जो वो मेरा स्ट्रगल भरा लाइफ रहा है पूरा, वाटर स्पोर्ट्स को पुश करना, वाटर स्पोर्ट्स को इस लेवल तक लाना जब यहाँ पर फुटबॉल और क्रिकेट के अलावा कुछ था ही नहीं। उसके बाद जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमारे बच्चे को शाबाशी दी और उसमें उन्होंने बताया कि अपने कोच को ख़ास तौर मुबारकबाद दिया, तो उससे मेरे हौसले और बढ़ गए। ओके। और अभी मोहसिन मैंने, आप देख लीजिए, इन्हीं जो मेरा ये 3 साल रहे, इन्हीं 3 सालों में मेरी सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट्स रहे। ओके। सो ये एक ये होता है कि लाइक इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। हर दिन आपके लिए एक नया चैलेंज आए, उसको पार करके जब आप आगे बढ़ते हो। और मैंने हमेशा यही सोचा था कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है, मैंने उठना है, कितना भी नीचे गिराओ मैं उठ कर आऊँगी। टैलेंट विल नेवर डाई। What is your next goal? My next goal will be like मैं जो नहीं कर पाई मेरे एथलीट्स करें, और मेरा नेक्स्ट गोल यही रहेगा कि यहाँ से एक बिल्किस नहीं 1000 बिल्किस ट्रेन करके जो ना कि यूटी का बल्कि मुल्क का नाम आगे ले जाएंगे। और मेरा नेक्स्ट यही है कि मैं यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स को एक जो यहाँ का जो वाटर स्पोर्ट्स है उसको वर्ल्ड मैप पे लाए। और बिकॉज ये जो स्पोर्ट्स है 16 मेडल्स इन ओलंपिक्स, 16 मेडल इसमें ओलंपिक्स में है। अगर आप हॉकी फुटबॉल को देखेंगे देयर इज़ 1 इंडिविजुअल मेडल। तो मेरा एक रोड मैप है और इंशाल्लाह उस रोड मैप पे काम करेंगे, जहां हमारी लास्ट रैंकिंग जो हमारी कंट्री की रही दैट वाज 71 इन ओलंपिक्स इन पेरिस। सो ये स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा रोल करेगा हमारी कंट्री को बेस्ट 20 में आने का। बिकॉज देख लीजिए हंगरी एक छोटी सी कंट्री, इट्स लाइक कश्मीर, जब वो 10-10 15-15 मेडल लेकर इस स्पोर्ट्स में वो हमारी कंट्री से आगे रैंकिंग लाएंगी, तो दिस स्पोर्ट्स डेफिनेटली विल प्ले इम्पोर्टेंट रोल हमारी कंट्री को 71 से 20 रैंकिंग पे लाना। उस टारगेट के लिए काम कर रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम करना चाहती हूँ। और जम्मू कश्मीर मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रहेगा, बिकॉज मेरे रूट्स, मेरे जड़, मेरी शुरुआत, मेरे लिए डल लेक जो है वो लाइफ लाइन है मेरे लिए। डल लेक नहीं होती तो शायद ये बिल्किस नहीं होती। तो मेरे लिए हमेशा जम्मू कश्मीर प्रायोरिटी रहेगा और जम्मू कश्मीर का वाटर स्पोर्ट्स प्रायोरिटी पे रहेगा। ऑफ कोर्स कि मैं मेरे नेशन को बेस्ट रैंकिंग में देखना चाहती हूँ नेक्स्ट जो हमारा ओलंपिक्स आने वाला है। इट्स नॉट नेक्स्ट ओलंपिक्स बट वी विल प्लान 36 वाला, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू ट्रेन। और हर एक स्टेट को, हमारे कंट्री में आज भी स्पोर्ट्स कल्चर मिसिंग है। वो कल्चर आपके घर से स्टार्ट होता है। सो वो स्पोर्ट्स कल्चर हमें डेवलप करना है, स्कूल लेवल पे स्पोर्ट्स को कंपलसरी बनाना है। ये नहीं कि 45 मिनट्स का क्लास है तो क्या कर रहे हैं, देयर शुड बी अ प्रॉपर मॉनिटरिंग। हर एक चीज़ में। अगर वाटर स्पोर्ट्स में आज 50 बच्चे आए, 50 बच्चों में कितने बच्चे आगे बढ़े, उस पर रिसर्च होना चाहिए। और जब आप टैलेंट आइडेंटिफिकेशन करते हो वहाँ रिसर्च की ज़रूरत है, वहाँ साइंटिफिक इनपुट्स की ज़रूरत है। यही मेरा ख्वाब है कि मेरी कंट्री को आगे ले जाए हम। वंडरफुल बिल्किस, जो ये कन्वर्सेशन है इसमें मैंने ये देखा कि आप में जेंडर बायस नहीं है। बीइंग ए वुमन, एक लड़की होते हुए भी आप लड़कों पे भी काम कर रही हो। आपने अपनी बातों में ये नहीं कहा कि मैं लड़कियों के लिए करूंगी, आपने जनरलाइज करके बोला। मेरा सबसे ज्यादा, सो यू डोंट हैव द जेंडर बायस, दैट इज द बेस्ट थिंग। मेरा हमेशा फोकस ज़्यादा मेल टीम में ही रही। और आई विल टेल यू वन थिंग, जब मैं इंडिया टीम की कोच बनी, सबसे यंगेस्ट कोच थी और मुझे जूनियर मेन टीम, वो बॉयज़ टीम दिया गया पहले। बहुत सारे लोग बातें कर रहे थे कि 15 दिन में जाएगी वापस, क्योंकि तब भी ये था कि वुमेन आएगी, कमांड नहीं, डिसीजन नहीं। बिलीव मी, उसी टीम को मैंने 5 साल चलाया। अच्छा। और आज भी इंडिया में जब बात करते बिल्किस मीर एज अ फीमेल कोच, वो बोलते नो, शी हैंडल बॉयज़ टीम, मेन टीम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो मौका मुझे मिला। और जिस भी फील्ड में आप हो, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड मास्टर इन योर ओन फील्ड।
आपको हर दिन अपडेट होना है। स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है कि एवरी डे देयर इज अ डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स, नए नई इजादें, तो यू हैव टू अपडेट एवरी डे योरसेल्फ। और आपको जब आपको एक रोल दिया जा रहा है, यू शुड बी टेक्निकली वेरी साउंड, और उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा आज भी रैंकिंग है टॉप पे है। और मैं फील्ड में बहुत डिफरेंट बिल्किस होती हूँ। और जो आपने मुझे बोला कि अक्सर आप देख लीजिए, अगर मेजॉरिटी है यहाँ पर तो मेन टीम पसंद करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि मैंने परसों जब इसका मोहसिन का इंटरव्यू सुना, ही सेड कि मेरी जो रोल मॉडल है वो बिल्किस मीर है। आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट देयर इज अ सम बॉय या सम मैन हु एक्सेप्ट कि उस लड़की उसकी रोल मॉडल है, जबकि हमारे समाज में वो होता भी अगर है मगर बोल नहीं पाते। सो आई फील लकी एंड आई फील प्राउड दैट एटलीस्ट आई ब्रिंग अ लिटिल चेंज, कोई ना कोई चेंज लाया। और मेरे लिए सर गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल इम्पोर्टेंट नहीं था, मेरे लिए हमेशा इम्पोर्टेंट एक चीज़ था, दैट वाज चेंज। जो चेंज मैंने लाई, जो आज वाटर स्पोर्ट्स को आज विजिबल है, और जम्मू कश्मीर का बच्चा आज उन टीमों के साथ compete कर रहा है और गोल्ड मेडल हासिल करता है, जिनके पास हर एक फैसिलिटी है, जिनके पास फॉरेन एक्सपोजर है। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड सच टैलेंट। जो ये बच्चे हैं हमारे, जो चाहेंगे कि हम इस वाटर स्पोर्ट्स में आ जाएं, उनके लिए क्या मैसेज होगी, हाउ टू गाइड देम? देख लीजिए, मैं खासतौर माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स, कोई ना कोई स्पोर्ट्स, इट्स नॉट ओनली वाटर स्पोर्ट्स, कोई स्पोर्ट्स, एनी स्पोर्ट्स इसको अडॉप्ट कर लीजिए। क्योंकि सर आप जैसे देख रहे हो, हमारी जो यूथ जिस दिशा में जा रहा है वो एक कंसर्न है, और उस पर हमें बात करना बहुत ज़रूरी है। जो आज ड्रग्स का वबा फैला है और मोबाइल एडिक्शन, इट्स वेरी वेरी डेंजरस। सिर्फ आपके पास एक ही रास्ता है, दैट इज स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की वजह से आप बच्चे को बुराई से दूर रख सकते हो। तो मेरी पूरे माँ बाप से रिक्वेस्ट रहेगी, स्कूल से रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बच्चे को एक स्पोर्ट्स में ज़रूर उसको अडॉप्ट करिए और वो उस एक्टिविटी को रेगुलर करे। ये नहीं कि हम प्लजेस तो बहुत लेते हैं, मैंने अक्सर देखा, मैं बहुत सारे फंक्शंस में जाती हूँ, प्लज उठाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, आफ्टर द प्लज forgotten, nothing happened. बट माँ बाप, मैंने पहले जैसे जिक्र किया, स्पोर्ट्स कल्चर कहाँ से डेवलप कर सकते हैं हम घर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर बच्चे को बुराई से दूर रखना है तो स्पोर्ट्स को अडॉप्ट करना है अर्ली एज, बिकॉज स्पोर्ट्स इटसेल्फ इज़ अ नशा। जिस बच्चे को जब वो टीन एज में होता है, जब उसको स्पोर्ट्स का नशा लगेगा, वो किसी भी गलत चीज़ को टच नहीं करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स का नशा लगे और हमारा यूथ आगे बढ़े और जम्मू कश्मीर का भी नाम ओलंपिक्स और एशियन गेम्स पोडियम तक पहुंचे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बिल्किस, वी आर गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम टू अस। स्ट्रेट टॉक कम्युनिकेशन की तरफ से आपको वेल विशेस हैं कि आप यू टच स्काइज, मोर एंड मोर ऑनर्स कम इन योर वे। थैंक यू वेरी मच।